गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे अध्याय राज्य स्तरीय व स्थानीय शासन के 73वें 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में वर्तमान स्वरूप का अध्याय से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम देखते हैं राज्य प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य के प्रशासन के संबंध में या राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में जो प्रावधान है उसको समझेंगे। देखिए, आपको इससे समझने से पहले कुछ उसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको स्पष्ट करता हूं कि भारत एक प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो हमने संविधान की विशेषताओं में स्पष्ट तौर पे समझा था, पढ़ा था, जो एकात्मक सुविधाओं के साथ संरचना में संघीय है। कहने के तात्पर्य हमारे संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार की विशेषता दिखाई देती है। देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति के परामर्श हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, बिल्कुल हमने स्पष्ट किया राष्ट्रपति वाले अध्याय में, और जिसका प्रमुख देश का प्रधानमंत्री होता है। मतलब वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। इसी प्रकार से जिस प्रकार से केंद्र में है, उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल। और राज्यपाल के परामर्श हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से केंद्र का जो स्वरूप है, उसी प्रकार से राज्य का भी स्वरूप हमें दिखाई देता है। भारत में जिस संसदीय शासन प्रणाली को केंद्र में अपनाया है, उसी भांति राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, बिल्कुल अपनाया। हूबहू हमने एकदम केंद्र और राज्य में इस शासन व्यवस्था के स्वरूप को स्वीकार किया है। केंद्र के समान राज्य में भी इस तरह की व्यवस्था प्रचलित है कि जिस प्रकार से केंद्र में औपचारिक अर्थात नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका होती है, उसी प्रकार राज्यों में भी नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका होती है। जिस प्रकार केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जो केंद्र में राष्ट्रपति की भांति राज्य का नाम मात्र कार्यपालक होता है। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है आपको? राज्यपाल के नाम पर ही शासन के संपूर्ण कार्य संचालित किया जाता है। जिस प्रकार केंद्र में सब कुछ कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित? राष्ट्रपति में होती है, उसी प्रकार राज्य में संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित बताई गई है? राज्यपाल में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल के पद का हवाला दिया गया है। अनुच्छेद 154 में यह वर्णित है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। राज्यपाल में निहित होगी। तथा 155 में भारत का राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। ये सभी कुछ प्रावधान हमारे संवैधानिक रूप से किए गए हैं, आपको समझना है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। केंद्र की भांति राज्यपाल के प्रशासनिक ढांचे को विभागों में विभाजित करते हैं। एक सरकारी विभाग अपने प्रशासनिक संरचना का सबसे बड़ा उप संभाग होता है। विभाग का प्रमुख राजनीतिक प्रमुख होता है तथा उसको परामर्श और तकनीकी सलाह के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि केंद्र की भांति राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। ठीक है, बिल्कुल सेम। मतलब राज्यपाल है वो हमारे संविधान में केंद्र के समान, राज्यों में भी संसदीय प्रणाली अपनाने में फलस्वरूप राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल को ही बनाया गया। ये बात आपको स्पष्ट हो गई। और राज्यपाल नाम मात्र की शक्ति का प्रयोग करता है या उपभोग करता है, जबकि वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, अर्थात मुख्यमंत्री वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ये बात को स्पष्ट हो गया। अब देखिए कि जिस प्रकार की हमने संरचना स्वीकार की है, जिस प्रकार की शासन व्यवस्था को हमने एक्सेप्ट किया है, आप देखेंगे कि राज्य में राज्यपाल का जो पद होता है वो शासन व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। उसके बिना राज्य का विधानमंडल हमेशा अधूरा रहता है। अर्थात कह सकते हैं कि वह राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राज्यपाल होता है और केंद्र सरकार का वो प्रतिनिधि है। इस तरह समझ सकते हैं
कि राज्यपाल एक साथ कई भूमिकाओं को निर्वाह करता है, कई भूमिकाओं को निभाता है। आप देखिए, हमारे संविधान में व्यवस्था थी, 153 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। फिर उसको हमने 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसमें थोड़ा और जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकेगा। यानी एक ही व्यक्ति को एक ही समय में एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये कुछ जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो ढांचा था, उसके स्वरूप में आपको स्पष्ट किया। अब हम ये समझते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। ध्यान रखना, मैंने नियुक्ति का शब्द लिया है, कोई यहाँ पे चुनाव का, निर्वाचन का और कोई मैंने शब्द नहीं लिया है। किसका है? नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। देखो, हमारी संविधान सभा के समक्ष इस प्रकार मतलब एक बहुत बड़ा एक प्रश्न था, संविधान सभा काफी दुविधा में थी कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे हो। संघात्मक देशों में राज्यपाल प्राय जनता द्वारा चुने जाते हैं। आप देखेंगे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जनता स्वयं अपना राज्यपाल चुनती है। इसके विपरीत आप कनाडा की तरफ देखेंगे तो कनाडा में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा डायरेक्ट की जाती है। अब संविधान सभा के सामने सवाल ये था कि भारत की परिस्थितियों के लिए इसमें से कौन सा रास्ता उचित रहेगा, कनाडा वाला या अमेरिका वाला। अमेरिका में डायरेक्ट जनता चुनती है और कनाडा में केंद्र नियुक्त करता है। कौन सा बेहतर रहेगा, ये हमारे समझ सोचने के लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न उपस्थित हो गया था। लंबे विचार विमर्श के बाद संविधान सभा ने यह तय किया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाना ही उचित होगा। क्या तय किया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाना उचित होगा। तो ये ऐसा उचित क्यों माना गया, क्या निष्कर्ष, क्या तर्क थे, तो एक एक करके मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। इसको जो आधार माने गए थे वो ये था, पहला जो महत्वपूर्ण आधार ये था कि भारत के विभाजन के कारण संविधान सभा ये बिल्कुल समझ गई थी कि देश की स्थिरता और अखंडता के लिए एक मजबूत केंद्र का होना जरूरी है। इसलिए केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल ही बेहतर था। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार से हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उसी दौरान पाकिस्तान का भी निर्माण एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया था। और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पर खून खराबा किया, धर्म के नाम पर विभाजन किया और हिंसा, विद्रोह, सांप्रदायिक दंगे हुए, इससे हमारी संविधान सभा समझ गई थी कि जब तक हमारा केंद्र मजबूत नहीं होगा, केंद्र सशक्त नहीं होगा, तो हम हमारी राष्ट्र की एकता, अखंडता खतरे में डालते जाएंगे। और आज तक का इतिहास बताता है कि जब जब हमारा केंद्र कमजोर हुआ है, हम गुलामी की तरफ बढ़े, हम गुलाम हुए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि सदियों से जो हमें एक बड़ी जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है, हम पुनः किसी गुलामी शक्ति की तरफ बढ़े। इसलिए हमने हमारे केंद्र को मजबूत और सशक्त केंद्र बनाने की प्रण ले लिया और उसी के तहत ये तय किया गया कि राज्य में हमारे संविधान के ढांचे को मजबूत और सशक्त बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका एक राज्यपाल निभा सकता है। इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से की जाएगी? केंद्र के द्वारा। स्पष्ट हुआ। दूसरा आधार ये था कि अगर राज्यपाल जनता द्वारा चुना भी जाए तो वह मुख्यमंत्री की प्रमुखता स्वीकार करने के बजाय स्वयं को ही शक्ति का केंद्र बनाना पसंद करेगा। अगर माना कि जनता द्वारा चुना जाता तो फिर वो मुख्यमंत्री की प्रमुखता को क्यों स्वीकार करता? वो तो मुख्यमंत्री को कहता है कि तुझे भी जनता ने चुना, मुझे भी जनता ने चुना, तो होता कौन है, मैं तेरी बात को मानूं न मानूं? दोनों में शक्ति के लिए संघर्ष होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता, क्योंकि दोनों का जो चुनने का जो आधार है वो एक समान है, तो शक्ति के लिए संघर्ष होना स्वाभाविक है। इसलिए एक प्रकार से हमारे इस ढांचे या संविधान का जो स्वरूप था उस पर इफेक्ट पड़ता। तीसरी बात करें, अगर माना कि राज्यपाल का चुनाव होता तो इस पद पर चुना जाने वाला व्यक्ति स्वभावतः किसी दल या गठबंधन से जुड़ा होता, इससे उसकी तटस्थता प्रभावित होती और वह राज्य के स्वस्थ शासन के लिए अच्छा भी नहीं होता। बिल्कुल स्पष्ट है कि माना जाना कि अगर चुनाव भी हो भी जाते तो आपको पता है कि जो व्यक्ति जिस राजनीतिक दल से चुनकर आता है उसका स्वाभाविक रूप से झुकाव अपने दल के प्रति होता है। जब अपने दल के प्रति झुकाव होता है तो फिर वो कभी तटस्थता के साथ काम कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि राज्य के स्वस्थ शासन के लिए किसी राज्य का राज्यपाल के किसी दल के प्रति झुकाव उपयुक्त नहीं माना जाता। किसी दल के प्रति अपना झुकाव सही नहीं माना जाता था, तो भी दिक्कत रहती। और लास्ट आधार या जो अंतिम आधार वो ये है
कि राज्यपाल को सिर्फ औपचारिक भूमिका निभानी है भाई, तो इतना भारी भरकम चुनाव खर्च क्यों करना, जब वो नाम मात्र का ही प्रमुख है। वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है। जब नाम मात्र होते हुए भी इतनी लंबे चौड़े खर्च, चुनाव, धन, अनावश्यक जटिलता को आमंत्रित करने का क्या फायदा था? कोई फायदा नहीं था। इसलिए इन चारों को आधार मानते हुए तय किया कि राज्यपाल है वो केंद्र के द्वारा ही नियुक्त किए जाएं और किसी प्रकार का और कोई आधार नहीं बनाया जाए। ठीक है, तो आपको समझना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? केंद्र द्वारा, अर्थात हमारे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। ये बात आप अच्छी ढंग से अपने दिमाग में, जेब में बैठा लीजिए। अब हम समझते हैं राज्यपाल के नियुक्त होने की क्या क्या योग्यता है, कौन व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो आइए, कोई व्यक्ति राज्यपाल के लिए तभी पात्र होगा, कोई व्यक्ति राज्यपाल के लिए तभी पात्र होगा जब वह पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। कोई विदेशी नागरिक भारत का राज्यपाल नहीं बन सकता। उसकी सबसे पहली कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तथा राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति किसी लाभ के पद को धारण नहीं किया हो, या उस व्यक्ति को संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। अगर सदन किसी सदस्य है तो उसको त्यागपत्र देना होगा तुरंत प्रभाव से। तो इन चारों योग्यता को जो पूर्ण करता है वो राज्यपाल बनने की योग्यता अर्थात राज्यपाल बनने के लिए पात्र होगा, एलिजिबल होगा। तो ये हमने देखी कि गवर्नर को क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। अब हम देखेंगे राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि, कब तक अपने पद पर वो बना रहता है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि के संबंध में उल्लेख किया गया है। उसमें महत्वपूर्ण 3 बातें बताई गई हैं। पहली बात बताई गई है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ प्रसाद पर्यंत क्या होता है। मैं इसको जस्ट 2 मिनट के बाद मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि प्रसाद पर्यंत क्या होता है। पहले मैं आपको तीनों कंडीशन क्या है वो आपको बता देता हूँ। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। एक तो ये समझ लीजिए कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक आप पद पर बने रहोगे, उसका पूरा आशीर्वाद आप पर है, तब तक आप राज्यपाल बने रहोगे, और जब आशीर्वाद उठा लिया तो आप भी राज्यपाल से गए। दूसरी कंडीशन है कि वे राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे दें या त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ दें। राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकता है। तीसरा है कि उपरोक्त दोनों अनुबंध या दोनों उपबंधों के अधीन रहते हुए वे 5 वर्षों तक अपने पद पर काम करें। कहने का तात्पर्य ऐसा बिना कोई दिक्कत न हो तो वो अपने पद पर सामान्य तौर पर 5 वर्षों की अवधि तक अपना पद पर आसीन रहेगा, अपने पद पर रहेगा। अंत में यही कहा जाता है कि वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नया पद ग्रहण न कर ले। कहने का तात्पर्य जब तक नया राज्यपाल पद ग्रहण नहीं करता है तब तक राज्यपाल पद त्याग नहीं कर सकता। नया राज्यपाल आते ही वो अपने पद को खाली करेगा। आई बात समझ में? ये चीज़ें तो 3 बातें स्पष्ट की। एक तो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दे, या फिर वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेगा, या सामान्य तौर से 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो अपना पूर्ण करेगा। बात स्पष्ट आ गई। अब हम समझते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, या 5 वर्षों की अवधि का नियम राष्ट्रपति के प्रसाद के अधीन माना जाता है। होता है क्या है प्रसाद पर्यंत? देखो, यहाँ पर प्रसाद पर्यंत का अर्थ है कि हमारे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रसाद से। आपको पहले मैं स्पष्ट कर चुका हूँ जब राष्ट्रपति के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे कि राष्ट्रपति हमेशा वही कार्य कर सकेंगे या वही कार्य करते हैं जब प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद जो सलाह, परामर्श, मशवरा देती है। अर्थात जब हमारे
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने कह दिया कि इस व्यक्ति को राज्यपाल के पद से हटा दीजिए, तो बिल्कुल हटाना होता है, और इसको रहने दीजिए तो रहने देना होता है। कहने का तात्पर्य वास्तविक रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद का अर्थ है प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रसाद से, क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करना होता है। समझ में आ गया? अब देखो, ये प्रसाद का सिद्धांत या प्रसाद पर्यंत ये काफ़ी विवाद भी रहा था, क्योंकि केंद्र की सरकारों ने कई बार इसका मनमाना प्रयोग किया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसा दौर बीच में आया था कि एक साथ कई राज्यों के राज्यपालों को मनमाने तरीके से हटा लिया था। इसलिए 2010 में एक सुप्रीम कोर्ट का वाद आया था, फैसला आया था, बीपी सिंघल बना भारत संघ। इस मामले में 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्धारित किया कि राज्यपाल को मनमाने आधार पर नहीं हटाया जा सकता। उदाहरण के लिए उसे इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि केंद्र में तो सरकार बदल गई है, या राज्यपाल नई सरकार की विचारधारा सिद्धांतों पर विश्वास नहीं रखेगा, नहीं रखता है। इस आधार पर किसी भी राज्यपाल को अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। तो खैर वर्तमान में ये सुविधा मतलब व्यवस्था चल रही है। तो ये हो गया राष्ट्रपति के पदावधि के संबंध में। अगला है वेतन सुविधा और विशेष अधिकार, यानी भारत गणराज्य के जो राज्य हैं उन राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है उनके लिए क्या वेतन है, क्या सुविधा और क्या उनको विशेष अधिकार प्राप्त है। तो देखिए, राज्यपाल को वेतन, भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त बिल्कुल होंगे, और ये निर्धारित कौन करेगा? संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगा। ठीक है, राज्यपाल का जो वर्तमान वेतन है वो 3.5 लाख है, वर्तमान में 3.5 लाख है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वे राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उसके वेतन और भत्तों पर खर्च वहन करेंगे। माना कि किसी एक व्यक्ति को, जैसे एग्जाम्पल के लिए राजस्थान के राज्यपाल को पंजाब या हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाए, अतिरिक्त प्रभार उनको सौंप दिए जाए, तो राजस्थान के राज्यपाल होने के नाते उनको वेतन भत्ते सब सुविधा मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ उसको हरियाणा पंजाब के अतिरिक्त प्रभार का भी उनको वेतन जो भी संसद तय करेगी उसके अनुपात में उसको मिलता रहेगा। ठीक है, ये भी सुविधा है। फिर ये उपबंध है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान बिल्कुल कम नहीं किए जा सकते। जब तक राज्यपाल के पद पर काम कर रहे हैं तब तक उनके वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकेंगे। और राज्यपाल को बिना किराए दिए हुए शासकीय आवास, जिसे प्राय राजभवन के नाम से जाना जाता है, उपयोग करने का पूरा हक होगा। ठीक है, राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किए गए किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ये उसका विशेष अधिकार है। तथा अपने पदावधि के दौरान राज्यपाल को किसी भी आपराधिक मामले की सुनवाई से छूट प्राप्त होगी। इस दौरान न तो ऐसी कार्रवाई शुरू की जा सकेगी और न ही ऐसी चालू रखी जा सकेगी। अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा है तो भी जब तक पद पे है तब तक सब कुछ बंद रहेगा। कार्यकाल के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास के लिए आदेश देने की अधिकारिता किसी भी न्यायालय को प्राप्त नहीं होगी। ये आपको स्पष्ट तौर पे समझ लेना है। जब तक पद पे हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये थे राज्यपाल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण उनके नियुक्ति के संबंध में, नियुक्ति होने के लिए जो योग्यता है, राज्यपाल के पदावधि के संबंध में तथा राज्यपाल के वेतन भत्ते और सुविधा के बारे में। ये हमने जो प्रावधान थे वो हमने स्पष्ट किए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य।